A very warm welcome to this channel, Anushka's Girl Commerce Classes. So today we are going to see what is SWOT analysis. Okay, so I have also added a real life example also so that you can get a better understanding in this particular topic. Okay, so let's get started. ना स्वॉट मतलब क्या होता है स्वॉट एक उसका जो फुल फॉर्म है इट्स अ टाइप ऑफ एनालिसिस। ओके, तो जो हर एक फर्म होती है तो जब भी वो कोई एक्शन लेती है तो उससे पहले वो क्या करती है, प्लानिंग करती है। तो प्लानिंग या फिर वो ये देखती है कि वो कितनी पावरफुल है और उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना पावरफुल है। तो सिंपली एक स्वॉट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू फर्म ये पता लगा सकती है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसके अपॉर्चुनिटीज है और क्या उसके थ्रेट्स है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू फर्म अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को समझ सकती है, राइट? सो लेट्स सी दिस। Okay, SWOT assesses the strength, which is the internal advantage, weakness, internal gaps, opportunities, external prospects, and the threats, external risk, to align strategies with realities. To align strategies with realities. Okay, यूज इट ड्यूरिंग प्लानिंग प्रेमाइज। जब वो प्लानिंग कर रही होती है तो इसी स्टेज पर वो अपनी फर्म का स्वॉट एनालिसिस करती है, हर एक कंपनी। ठीक है, एंड इवेल्युएशन स्टेजेस पे भी ये स्वॉट एनालिसिस करती है। तो जब भी जैसे कि कोई कंपनी अगर लॉन्च कर रही है अपना प्रोडक्ट, या फिर जो है वो एक्सपेंशन कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, या फिर कोई एक्विजिशन कर रही है, तो हर एक एक्शन में, कंपनी के हर एक एक्शन में, ये प्लानिंग स्टेज पर, इवैल्यूएशन स्टेज पे वो क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रेंथ विच इज अ इंटरनल एडवांटेज। और ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, राइट? सो इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले हमें वो समझेंगे वो चीज को, लेकिन पहले व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्यों करते हैं वैसे। बहुत सिंपल सी बात है ना यार, कि जब स्वॉट एनालिसिस क्यों करते होंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास एक अपना एक एनालिसिस, अपनी फर्म का एनालिसिस होगा, तो मैं वी आर बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अपनी फर्म को और अच्छे से समझ पाएंगे ना, डिसीजन मेकिंग एनहांस करने के लिए बेसिकली। दूसरा होता है फॉस्टर्स एजिलिटी। ठीक है, जिसमें क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, या पूरा जो बिजनेस होता है, पूरा मार्केट होता है, वो डायनामिक होता है। तो और क्योंकि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए हमें अपना पूरा एक एनालिसिस भी तैयार करना होता है, अपनी चीज़ों को, अपने आप को भी रेडी करना होता है कि जिससे हम अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, लाइक मार्केट कितना डायनेमिक है, मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या हमारे इंटरनल गैप्स हैं, क्या क्या हमें कहाँ कहाँ कितने स्किल्ड हमारे एम्प्लॉयज हैं, कितनी हमारी जो पॉलिसीज हैं अपन के, जो हमारी फर्म के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे सप्लायर्स सप्लायर्स है या कॉम्पिटिटर्स है हमारे, कितने स्ट्रांग है, वो सब देखना होता है हमें स्वॉट एनालिसिस में। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस बन जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन रहना है तो आपको स्वॉट एनालिसिस करना होता है। अब नोकिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इसके थ्रू मैं आपको स्वॉट ही समझा सकती हूँ। ठीक है, नोकिया क्यों हार गया था? नोकिया इसलिए हार गया था क्योंकि जो एनवायरनमेंट था उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजी में सभी कंपनीज ने, अपनी सभी मोबाइल फोन की कंपनीज ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी, पर नोकिया ने नहीं करी। तो यहीं पे नोकिया जो है वो क्या हो गया था, डाउन डिक्लाइन में आ गया था, डिक्लाइन स्टेज में आ गया था बहुत जल्दी। तो बिकॉज उसने अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं किया, उसने स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पहचानी, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन भी नहीं कर पाया। सो ये चीज है यहाँ पे। ना, दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आके जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है और आपकी जो फर्म की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो आती है इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। कैसे? जैसे स्ट्रेंथ मतलब क्या, फर्म की ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, उसमें कितने स्किल्ड स्टाफ हैं, उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, वीकनेसेस में क्या होता है कि भाई हाई कॉस्ट आ रही है फर्म की किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है,
रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, तो ये सारी उसके फर्म के अंदर की चीजें हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज की बात करें, उनके जो है डिसीजन मेकिंग, या उनके जो ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, या उनके टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो सारी फर्म के अंदर की चीजें, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर्स। क्या क्या आती है फर्म की स्ट्रेंथ और फर्म की वीकनेस। नाउ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, जैसे कितना फर्म का कितना स्कोप है मार्केट में, डिजिटल ग्रोथ हो गया, या एक्सपोर्ट मार्केट्स हो गए, इमर्जिंग ट्रेंड्स हो गए, तो ये सब आते हैं अपॉर्चुनिटीज के अंदर। ठीक है, अगर एक मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के पास ज्यादा स्कोप है ग्रो करने के लिए। थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स उसके थ्रेट्स हो सकते हैं। एक फर्म के लिए उसके जो लॉ चेंज हो रहा है बार बार, वो उसके लिए थ्रेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी एकदम से आया, तो इट वाज अ थ्रेट टू मेनी फर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ का चेंज होना, या एकदम से रेगुलेशन चेंज करना है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट फॉर द फर्म्स। मार्केट डिस्टरप्ट होता है, बार बार फ्लक्चुएशन आते हैं। ठीक है, ये भी क्या आता है, जैसे स्टॉक मार्केट में चेंज आ रहा है, स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, घट रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएशन आ रहा है मार्केट में। ठीक है, ट्रेड साइकिल में, तो ये भी एक तरीके से थ्रेट ही कह सकते हैं। ये इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, अब मैंने आपको ये समझाया है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो ब्रांड लॉयल्टी, स्किल्ड स्टाफ है आपके पास, एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेस क्या हो सकती है आपके लिए, फर्म के लिए, कि हाई कॉस्ट पर आ रही है उसकी, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, ये उसकी वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, डिजिटल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। आप लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग स्कोप कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबलाइजेशन ला सकते हो आपके उसमें, लेकिन वो भी आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी तो है। थ्रेट क्या है कि न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, दिस इज अ थ्रेट टू यू, थ्रेट टू दैट फर्म। लाइक रेगुलेशन चेंज हो रहा है, तो ये भी एक थ्रेट है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब केस स्टडी आती है, केस स्टडी से अपन समझेंगे क्या क्या है, कैसे है। हाय faced $5 billion Indian market but struggled initially due to limited penetration. A comprehensive SWOT analysis revealed critical internal and external factors that shaped the company's strategic turnaround through pricing adjustments एंड नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन। सो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ थी हायर की। सबसे पहले तो हाई एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, तो क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो पूरा एक उनका मास मार्केटिंग थी उनकी, या फिर उनका प्रोडक्ट बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल था, जो कि उनकी स्ट्रेंथ थी। वेस्टर्न इंडियन डोमिनेंस, उन्होंने एक स्ट्रांग मार्केट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सॉलिड फाउंडेशन और एक्सपेंशन के साथ, तो इट वाज आल्सो अ स्ट्रेंथ फॉर देम। ग्लोबल इनोवेशन, उन्होंने ग्लोबलाइज कर लिया था अपने प्रोडक्ट्स को, ग्लोबलाइजेशन लेकर आ गए थे वो अपने फर्म फर्म में, तो दैट वाज आल्सो अ स्ट्रेंथ फॉर देम। लेकिन अगर उनकी वीकनेस देखे, तो हायर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है, ही वो सॉरी इट वाज वीक इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क्स। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, इट वाज वीक। लिमिटेड मार्केटिंग स्पेंड, मतलब उनका जो मार्केटिंग में वो स्पेंड करते थे, तो जो कंपनीज होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है मार्केटिंग में स्पेंड करती है, बट हायर वाज नॉट एबल टू डू दैट। नैरो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी उनका क्या था, बहुत नैरो था। अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्या थी, बूमिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। ओके, एक ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जितने भी रूरल और अर्बन इंडिया मार्केट से वो अनटैप्ड थे, तो दैट वाज आल्सो अपॉर्चुनिटी कि वो वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे, दैट वाज आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर देम। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पोटेंशियल भी था, कि अगर वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग को अपनाते, तो पहले तो लेस प्राइस में बेच के धीरे धीरे अपने प्राइसेस को बढ़ा के अपने मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं, दैट वाज आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ठीक है, थ्रेड्स में देखिए तो हायर के पास इंटेंस हायर जो है इंटेंस कंपटीशन से सफर कर रहा था, तो देर वाज अ इंटेंस कंपटीशन। सैमसंग और एलजी के बीच में इंटेंस कंपटीशन था। देन जो प्राइस वॉर्स चल रहे थे मार्केट में, तो क्योंकि हायर की प्राइसिंग जो थी वो एग्रेसिव प्राइसिंग थी, और एग्रेसिव इन द सेंस कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्राइसेस पर बेच रहा था, और उसकी वजह से जो डिमांड हो रही थी वो कम हो रही थी, दैट वाज अ प्राइस वॉर। और उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ उसकी जो एक तरीके से प्राइस वॉर चल रहा था, दैट वाज थ्रेट भी था उसके लिए ये चीज। सप्लाई चेन डिसरप्शन से भी उसका खुद का जो सप्लाई चेन था वो क्या था, वीक था। और लॉजिस्टिक्स
का भी चैलेंज था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, दैट वाज अ थ्रेट इन द मार्केट। तो ये हायर के लिए थ्रेट्स थे। सो अब यहाँ इन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज ली। इकोनॉमी प्राइसिंग, शिफ्टेड टू पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू कैप्चर ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट्स। उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है अपनाई, जिससे कि उन्होंने मार्केट सेगमेंट्स को अपने बड़ा किया। सैप एनालिटिक्स, इम्प्लीमेंटेड सैप इनेबल एनालिटिक्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब एचआर एनालिटिक्स के भी कई टूल्स होते हैं, जिसमें से सैप इज वन ऑफ द टूल, जिसमें से आप एक एनालिसिस के लिए टूल होता है, तो इससे आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कंज्यूमर बिहेवियर का, या फिर कंज्यूमर कंज्यूमर डेटा ड्रिवन आप डिसीजन ले सकते हो। दिस विल गिव यू द मोर एक्यूरेट डिसीजंस। नाउ सर्विस सेंटर्स भी उन्होंने established high end service centers to enhance customer support। सर्विस सेंटर्स बढ़ाए उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और ब्रॉडन मार्केट रीच। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी ध्यान दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ देयर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस पता चला कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट उनको क्या है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया, एंड दैट्स हाउ स्वॉट काम करता है। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू रैप अप हियर। सो दिस ओके, we have completed SWOT analysis today with the case study example. Okay, then take care. Bye bye.